Hello students, today we'll discuss the topic normality. As you know the definition, it is the number of gram equivalent of solute that is dissolved in 1 liter of a solution. तो इसी से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा और नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन करते हैं विद कैपिटल N एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट divided by the liter of solution, that will be your volume of solution जो यूजली हम लेंगे लीटर में. ओके, तो सबसे पहले टर्म आपके पास आती है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट. अगर इक्विवेलेंट हम नॉर्मली बात करें तो इक्विवेलेंट का बेसिक मतलब होता है इक्वल अमाउंट. तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दैट ले रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा इक्वल कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशंस किसकी होंगी? जो स्पीशीज हमारे पास रिएक्ट करेंगी. दैट स्पीशीज रिएक्टिंग टुगेदर. जैसे मान लो हमारे पास ए है और बी है, ये आपस में दोनों कंबाइन करके हमारे पास मान लो सी और डी बना रहा है. तो ए एंड बी ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं. तो इनकी जो नंबर ऑफ हम अमाउंट जो लेते हैं, अगर उसको नॉर्मेलिटी में हम डिफाइन करेंगे तो दैट विल बी योर इक्विवेलेंट एंड दैट इज़ ऑलवेज सेम. दैट मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट और ये आपके पास नॉर्मली सेम होगा. अगर हम मान लो एक एग्जांपल लेते हैं लाइक HCl plus NaOH that gives NaCl plus water. अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? नंबर ऑफ एटम्स 2. यहाँ पे भी कितने 2? दैट मीन्स बैलेंस है. Na1 ये भी बैलेंस है. Cl ये भी बैलेंस है. ऑक्सीजन भी बैलेंस है. दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है. दैट मीन्स यहाँ पे कितने हैं? 1 मोल ऑफ HCl with 1 मोल ऑफ NaOH. या अगेन नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स आपस में कंबाइन करें सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास इक्विवेलेंट होते हैं. और इक्विवेलेंट के लिए हमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें श्योर ही है कि दैट इज़ ऑलवेज अ 1 ग्राम इक्विवेलेंट. यानी कि यूजली जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज होंगी वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगी. दैट मीन्स दे विल बी इन द इक्वल अमाउंट. अगर हम बात करते हैं अब वापस फॉर्मूले की, तो हमारे पास था N इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. अब हमारे पास बात आ गई कि हमने अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालना है. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए जैसे सिमिलरली हम मोल्स निकालते हैं, मोल्स हम लेते हैं N के साथ में. और आपको पता है N कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय द मोलर मास. सिमिलरली यही हमारे पास क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट. तो ग्राम इक्विवेलेंट भी हमने निकालना है. तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालेंगे? ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा. हम यहाँ पर लिख देते हैं gram equivalent, that will be equal to given mass and divided by the, अब हमारे पास वही रह जाएगा equivalent mass. अब एक नई टर्म आ गई, equivalent mass हमारे पास क्या है. पहले यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? सबसे ऊपर आ गया N. एन हमने क्या निकालना? नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैसे निकालते हो? दैट इज़ गिवन बाय द गिवन मास बाय द इक्विवेलेंट मास. अब जो इक्विवेलेंट मास है
दिस इज बेसिकली डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीचेस। डिफरेंट स्पीचेस मतलब जो हमारे पास कंबाइन करेंगे, या तो वो हमारे पास एसिड होगा, या तो हमारे पास बेस होगा, या तो हमारे पास कोई सॉल्ट होएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास आपस में कंबाइन करेंगी, इधर इट विल बी एसिड, बेस और सॉल्ट। ये सब के लिए अपनी अलग अलग हम टर्म को डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करेंगे एसिड की, तो एसिड के लिए एक हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बेसिसिटी। और ऐसे बेस है तो बेस के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे एसिडिटी। और ऐसे अगर हमारे पास सॉल्ट है तो सॉल्ट के लिए, या बेसिकली हम आयन बोल देते हैं, अगर इसके लिए हम निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वैलेंसी। ये आपको टर्म्स याद करनी है। एसिड के लिए हमेशा क्या होता है, बेसिटी। बेस के लिए हम क्या निकालेंगे, एसिडिटी। और सॉल्ट यानी कि जो आयन्स होंगे, आयन सॉल्ट मतलब जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं, लाइक ए एंड बी। तो ए पे पॉजिटिव है, बी पे नेगेटिव, तो दैट मीन्स ये दोनों आयन्स हैं, तो इसी को हम सॉल्ट बोलते हैं। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, वैलेंसी के साथ में। अब आ गया कि व्हाट इज बेसिसिटी फॉर एसिड। अब देखो एसिड आपके पास क्या होता है, जिसमें से H पॉजिटिव आयन्स रिलीज होंगे। तो जितने H पॉजिटिव आयन्स रिलीज करेंगे उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। जैसे लाइक HCl, तो HCl के लिए कितने H पॉजिटिव है, 1, दैट मीन्स इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। सिमिलरली हमारे पास है एसिडिटी, तो एसिडिटी के लिए हम क्या निकालेंगे, OH नेगेटिव आयन। कितने OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। जैसे हमारे पास है NaOH, तो यहाँ पे कितने OH नेगेटिव आयन्स हैं, 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1। अब वैलेंसी, अब आपके पास कोई भी सॉल्ट गिवन हो, जैसे NaCl, तो NaCl के लिए जब हमने यहाँ पे वैलेंसी निकालनी है, तो यहाँ पे जो हम वैलेंसी फैक्टर यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, जो हम वैलेंसी फैक्टर लेंगे वो क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, उसके अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे। अब Na के ऊपर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव, और Cl पे कितना होता है, नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आयन के लिए क्या हो जाएगा, +1। जो भी सॉल्ट गिवन होएगा उसके लिए हमने क्या निकाला है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। ये हम किसके लिए टर्म यूज़ कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मासेस के लिए। तो इक्विवेलेंट मासेस सबके लिए अलग है, ये आपको याद करना है। एसिड के लिए क्या होगा, बेसिटी, बेस के लिए क्या होगा, एसिडिटी, और सॉल्ट यानी आयन्स होंगे उसके लिए हम क्या लेंगे, वैलेंसी फैक्टर। ओके, अब हम करते हैं एग्जाम्पल जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमने कैसे टर्म यूज़ करनी है। अब जैसे हमारे पास आ गया टर्म इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, दैट इज सिंपल बाय मोलर मास, तो दैट इज डिवाइडेड बाय द, अब जो बेसिकली हमारे पास सबके अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर लाइक फॉर एसिड, फॉर बेस एंड फॉर आयन। अगर हम किसी एसिड के लिए लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिसिटी। अगर हम किसी बेस के लिए लेंगे तो यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी, एसिडिटी। और अगर हम लेंगे किसी आयन के लिए तो नीचे क्या आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। बाकी सेम ही रहेगा, ऊपर भी क्या आएगा, मोलर मास, यहाँ पे भी क्या आएगा, मोलर मास। तो ये सबके इक्विवेलेंट मासेस निकालने के लिए है, एसिड के लिए, बेस के लिए, और जिसके लिए हमने निकालना है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपके पास है एसिड, तो एसिड मीन्स जिसमें से क्या निकलेंगे, H पॉजिटिव आयन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं H2SO4, तो मैंने अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, मोलर मास। तो इसका मोलर मास अगर आप प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 98। अब हमें डिवाइडेड बाय किससे करना है, बेसिसिटी से।
तो बेसिटी मीन्स इसमें कितने H पॉजिटिव आइंस हैं, तो इसमें कितने H पॉजिटिव आइंस आपको दिख रहे हैं 2, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 49। तो 49 इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। सिमिलरली ऐसे ही बेस के लिए, जब आप बेस के लिए निकालते हो तो बेस के लिए हमारे पास क्या होंगे OH नेगेटिव आइंस। तो OH नेगेटिव आइंस के लिए हमने यहाँ पे निकालना है किसके लिए NaOH के लिए। तो अगर मैंने इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसका अगर आप निकालोगे मोलर मास दिस विल बी योर 40। अब यहाँ पे OH नेगेटिव आइंस कितने हैं 1, तो दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 और ये क्या बन जाएगा 40। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल करते हैं HCl, तो HCl में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ पे 1, तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ऐसे अगर हम सिमिलरली देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए, आप सबके मोलर मासेस को प्लस कर दो और यहाँ पे OH नेगेटिव आइंस कितने हो गए 2, तो इसके लिए अकॉर्डिंगली हम क्या निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। अब सेम हमारे पास है सॉल्ट के लिए, तो सॉल्ट के लिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं NaCl, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है आपने, तो सिंपल फॉर्मूला इज मोलर मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी फैक्टर। तो NaCl के अगर मासेस प्लस करोगे तो इसका मासेस बन जाएगा 58.5। अब वैलेंसी फैक्टर, अब यानी वैलेंसी फैक्टर जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, वैलेंसी फैक्टर का मतलब क्या है टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे NaCl के टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कितना बन जाएगा, Na के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 58.5। तो दीज आर द इक्विवेलेंट मासेस। तो इक्विवेलेंट मासेस आपने कैसे निकालना है, मोलर मास बाय द बेसिटी फॉर द एसिड, बेस के लिए निकालोगे मोलर मास बाय द एसिडिटी, एंड आयन के लिए निकालोगे तो क्या निकालोगे मोलर मास बाय द वैलेंसी फैक्टर। तो ये सारी वैल्यू जब आप वापस पुट डाउन करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा नॉर्मैलिटी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने पहले, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे गिवन मास बाय द इक्विवेलेंट मास, फिर गिवन मास जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा वो आप लोगे, इक्विवेलेंट मास आपने एसिड बेस और सॉल्ट के लिए सबके लिए अलग अलग निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या निकाल सकते हैं नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो इट्स वेरी सिंपल, तो इसके यूनिट्स आपके पास क्या बन जाएंगे, फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो ये बन जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर। ओके, या हम सिंपली क्या पुट डाउन कर सकते हैं कैपिटल N फॉर द नॉर्मैलिटी।